यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि फर्रुखाबाद, जहां पर मैं पिछले 3 महीने से हूं। चूंकि श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान का अभियान प्रमुख के नाते मैं यहां पर आया और पूरे जिले को लगभग मैंने 70 से 80 सभाएं की और सभाएं करने के बाद पूरे जिले में मैंने घूमना किया। अच्छी बात यह है कि इस जिले से 62 किलोमीटर की लगभग गंगा जी बहती है। स्वच्छ निर्मल गंगा अगर आपको देखनी है तो आपको फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट विजिट करना चाहिए। और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत पहले कभी गंगा और रामगंगा का मिलन यहाँ पर होता था। हालांकि अब थोड़ा सा आगे चलकर पानी कम होने की वजह से आगे चलकर संगम अब कन्नौज में हो गया है। पहले संगम फर्रुखाबाद में होता था। फर्रुखाबाद फारूक शेर के नाम से पड़ा फर्रुखाबाद एक लुटेरा मोहम्मद शाह बंगश ने लूट डालने का काम करता था। उसने मुगलों के साथ मिलकर दक्षिण में लूट डालता था। बाद में फारूक शेर के सत्ता में आने के बाद फारूक शेर की मदद लुटेरों के रूप में करने की वजह से, कुछ अपने लुटेरे भाइयों को उसके साथ लगाने की वजह से फर्रुखाबाद का उसको नवाब बना दिया गया। उसने अपराकाशी नाम के जिले का नाम बदलकर अपराकाशी इसलिए क्योंकि फर्रुखाबाद जिला या अपराकाशी, काशी के बाद सबसे ज़्यादा शिव के लिंग और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूजा पाठ होने की वजह से इस जिले को अपराकाशी नाम से जाना जाता था। उसने उसका नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। बहुत समय पहले नहीं है, 1713 की बात है। फर्रुखाबाद नाम रखने के बाद उसने धीरे धीरे करके फर्रुखाबाद के दूसरे स्थानों के नाम, कहीं कमालगंज नाम रखा तो कहीं मोहम्मदाबाद नाम रखा। हालांकि कहा जाता है कि मोहम्मदाबाद पहले नाम रखा, और कहीं पर कायमगंज और कहीं शमशाबाद, ऐसे बहुत सारे नामकरण किए गए एक कालखंड में। लेकिन फर्रुखाबाद को इतना इग्नोर किया जाएगा या इतना इग्नोर किया जा सकता है या इतना इग्नोर किया जा रहा है, ये मैं सोच ही नहीं पाता हूं। क्यों नहीं सोच पा रहा हूं? क्योंकि फर्रुखाबाद जनपद एक ऐसा जनपद मुझे समझ में आया जो संसार के सबसे पुराने जनपदों में से है, जो संसार के सबसे पुराने स्थानों में से है। यहां के लोग ये चर्चा तो करते हैं लेकिन यहां से कोई प्रयास अच्छा नहीं हो पाता। उसका कारण लोग बताते हैं कि फर्रुखाबाद से पहले तो मुस्लिम यहां से प्रतिनिधित्व रहा। सलमान खुर्शीद आलम खां, जाकिर हुसैन, ये फर्रुखाबाद के प्रतिनिधित्व करते थे। और चूंकि फर्रुखाबाद का प्रतिनिधित्व मुस्लिम करता था इसलिए फर्रुखाबाद ही उनको ज्यादा सूट किया होगा। 70 वर्ष की राजनीति में इन लोगों ने फर्रुखाबाद को फर्रुखाबाद ही बना रहने दिया। कभी भी इसको हिंदू मानसिकता की तरफ या राष्ट्रीय धरोहर की तरफ जाने ही नहीं दिया। याद होगा मौलाना आजाद की पॉलिसी भी यही थी। बाद में यहां सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने इन्वेस्टिगेशन इंटैक्ट के माध्यम से करने का प्रयास किया। कुछ रिपोर्टें भी यहां से लगाई गई। मुझे लगता है वो रिपोर्टें मैंने पढ़ी तो वो बहुत प्रभावी तरीके से नहीं लिखी गई, क्योंकि सरकारी काम था, सरकारी तरीके से किया गया। जैसे फारूक शेर औरंगजेब का पोता था, पड़पोता जिसको कहें। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह का बेटा आजिम, और आजिम का बेटा फारूक शेर था। लेकिन उस रिपोर्ट में और बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने इस पर रिपोर्ट बनाने की कोशिश करी, उसकी कॉपी मार दी। कॉपी मारने का मतलब औरंगजेब के बेटे के रूप में फारूक शेर को लिख दिया। अब ऐसी रिपोर्टें जाएंगी तो वो खारिज होना स्वाभाविक था। लेकिन इस जिले का केवल अपराकाशी के रूप में महत्व तो नहीं है। अपराकाशी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिव की नगरी है, और काशी के बाद चूंकि यूनिवर्सिटी यहां पर याज्ञवल्क्य के आश्रम हैं, यहां पर धौम ऋषि के आश्रम हैं, जहां एजुकेशनल यूनिवर्सिटियां चला करती थी। यहां पर शंग ऋषि के आश्रम हैं। यहां पर इतनी वैदिक इतिहास भरा पड़ा है कि ऐसा लगता है कि फर्रुखाबाद ही या अपराकाशी एक ऐसा स्थान था जहां पर देश की यूनिवर्सिटियां चलती थी। राम और कृष्ण की शिक्षा यहाँ, राम और उनके वंश की शिक्षा यहां पर हुई। शत्रुघ्न यहां पर आए, रामेश्वरम मंदिर बनवाया। लवणासुर राक्षस की हत्या यहां पर हुई, और लवणासुर जो यहां राक्षसी प्रवृत्ति का शासक था, उसको मरने के बाद रामेश्वरम मंदिर की स्थापना करने वाले शत्रुघ्न का ये। रामायण के बाद महाभारत काल का तो यहां इतिहास भरा पड़ा है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, काम्पिल्य, आप सबने काम्पिल सुना होगा। काम्पिल फर्रुखाबाद की राजधानी कभी हुआ करती थी, यानी कि जिस समय ये पांचाल देश हुआ करता था, पांचाल देश में भीष्मनगर,
और उसकी पांचाल की राजधानी कांपिल, कांपिल मतलब फर्रुखाबाद, और यहीं पर द्रौपदी का जन्म हुआ, यहीं महाराजा द्रुपद ने यज्ञ किया, यहीं पर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो महाभारत काल में उस समय आप सोच कर देखिए कि पांडवों का एक ही सेनापति शुरू से आखिर तक था, वो एक फर्रुखाबादी था, यानी कि वो पांचाल का राजकुमार धृष्टद्युम्न। कौरवों में तो सेना मरती जाती थी, सेनापति मरता जाता था, जितने प्रमुख लोग थे सब सेनापति रहे थोड़े न थोड़े देर के लिए, लेकिन पांडवों का सेनापति एक फर्रुखाबादी था, जो युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध समाप्ति तक युद्ध लड़ा और सेनापति ही रहा। पांचाली का स्वयंवर यहां पर हुआ, इसीलिए फर्रुखाबाद के पांचाली के स्वयंवर के प्रतीक दो मछलियां और उसके बीच में तीर कमान के प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो बना हुआ है, आप देखेंगे दो मछलियां और वो बना हुआ, वो फर्रुखाबाद की निशानी है। यानी कि कांपिल में जब अर्जुन ने तीर के माध्यम से मछली की आंख में तीर मारा था और द्रौपदी के साथ विवाह स्वयंवर किया था, वो प्रतीक है। इससे भी पुरानी बात यह है कि जिस समय यहां पर मानवता का निर्माण हो रहा था वेदों के समय पर, तो हम जानते हैं आदि देव के रूप में भारत में और संसार में सभी जगह भगवान शिव माने जाते हैं, और शिव का स्थान कैलाश। कैलाश की यात्रा, अब चूंकि ऊपर का हिस्सा जिनकी हम बात करते हैं, ऊपर का हिस्सा वो 1000, 2000, 3000 साल पुरानी इतिहास तो मिल सकते हैं, लेकिन करोड़ों साल पुराने इतिहास नहीं मिल सकता है। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है आज भी लिपुलेख मार्ग से होती है। लिपुलेख वो स्थान नेपाल में, नेपाल जिस पर क्लेम कर रहा है, नेपाल के माध्यम से जाता है, नेपाल का बॉर्डर होता है और वहां से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करते हैं। आज भी सबसे उचित रूट वही माना जाता है। नाथुला बॉर्डर बाद में खोल दिया वाजपेयी जी ने, लेकिन जो मुख्य मार्ग है कैलाश मानसरोवर की यात्रा का वो लिपुलेख मार्ग है। आपको मालूम है कि ग्वालियर लिपुलेख मार्ग फर्रुखाबाद से होता हुआ जाता है और फर्रुखाबाद की गंगा जी में गंगा स्नान करने हुआ, चूंकि यहां पर गंगा और यमुना का संगम हुआ, गंगा और रामगंगा का संगम होता था, इसलिए गंगा और रामगंगा के संगम के स्थान पर स्नान करने के बाद, चूंकि उस साइड में जहां आज बरेली और अहिचंद, ये जो पांचालों की पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र था, जिसको आप बंटवारे के बाद जो द्रोणाचार्य को दे दिया गया था, वो उस समय बसा ही नहीं था, जंगलात थे। आज भी उस क्षेत्र में जंगल है, तराई का क्षेत्र मिल जाता है, और गंगा रामगंगा में चूंकि पानी इतना ज्यादा था इसलिए सब जल प्रवाह रहता था। तो यहां से स्नान करने के बाद यात्रा शुरू होती थी मानसरोवर की। इसलिए इस स्थान को, गंगा जी के इस पाट को जो 62 किलोमीटर का यहां पर बहता है, इस गंगा जी के पाट को स्वर्गद्वारी कहा गया। स्वर्गद्वारी कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग का मार्ग अगर कहीं जाता है तो वो यहां से जाता है। यहां से पूरे संसार की कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती थी पैदल। कुछ क्षेत्र 100-200 किलोमीटर तराई में चलते थे, फिर पहाड़ पर चढ़ते थे, पहाड़ पर चढ़ने के बाद कैलाश रेंजेस पर जाते थे, कैलाश रेंजेस पर जाने के बाद मानसरोवर की जो झील है, मानसरोवर जो स्थान है, उसके परिक्रमा करते थे, और परिक्रमा करने के पश्चात वहां भगवान शिव कैलाश पर शिव की आराधना करते थे और उसके पश्चात पुनः वापस आते थे। इसलिए इसको स्वर्गद्वारी कहा गया। और कंपिलवासिनी देवी, द्रौपदी को कंपिलवासिनी देवी का अवतार माना गया। कंपिलवासिनी देवी के 21 ऋचाएं ऋग्वेद में है, ऐसा कहते हैं। यानी कि कंपिलवासिनी देवी की पूजा इसी स्थान पर होती रही, ऐसा कहा गया। भगवान शिव का स्वरूप, आप अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव के स्वरूप, जिसमें वो विग्रह रूप और निरंकार दोनों रूपों की चर्चा करते हैं। विग्रह रूप की शिव शंकर के रूप में पूजा होती है और निरंकार रूप की पूजा वो शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तभी आप देखेंगे कि अच्छे सुंदर शिवलिंग भी बनाए हुए हैं हमारे देश में। कभी ईंटों के शिवलिंग भी वो पत्थर के बनाए हुए हैं, कभी पहाड़ को भी शिवलिंग के रूप में बनाए, यानी कि भगवान का निरंकार रूप जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं है। तो भगवान से जब पूछा गया, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि आपके ये निरंकार रूप को मैं कैसे ढूंढूं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि निरंकार रूप को मैं कैसे ढूंढूं, तो भगवान कह रहे हैं उनसे कि निरंकार रूप में पंचमुखी शिवलिंग,
पंचमुखी शिवलिंग ही मेरा निरंकार रूप है। चारों दिशाओं में 4 मुख और शिवलिंग स्वयं में 5वां मुख। ये पंचमुखी अगर आपको शिवलिंग देखने हैं, मिलने हैं, तो वो जिस पर द्रौपदी ने पूजा की थी वो आपको फर्रुखाबाद में मिलेंगे, यानी कि अपराकाशी, या हम कहें भीष्मनगर, या हम कहें कि ये स्वर्गद्वारी। ऐसे एंशिएंट मंदिरों का श्रृंखला है जहां भगवान बुद्ध ने यहां पर अपना उपदेश दिया हो। ऐसा स्थान जहां पर जैन तीर्थंकर विमल देव का जन्म हुआ हो। ऐसे महान विभूतियों के जन्म स्थल फर्रुखाबाद, जहां याज्ञवल्क्य जिसने अपना आश्रम बनाकर चौथे वेद की रचना की हो, चमन ऋषि जिन्होंने चमनप्राश बनाया, आज भी चमनप्राश पूरे संसार में जाना जाता है, वो स्थान फर्रुखाबाद में है। उद्दालक ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में है। और दुर्भाग्य फर्रुखाबाद का यह है कि गंगा जी का इतना बड़ा पाठ, जहां पर कुंभ तो लगता ही है, हर वर्ष कुंभ लगता है, ऐसा संसार में एक ही स्थान है जहां हर वर्ष कुंभ गंगा जी पर लगता है, वो फर्रुखाबाद की स्वर्गद्वारी स्थान है। उस घाट का नाम अब बदलकर पांचाल घाट रखा गया। ऐसे जिले को इग्नोर किया गया। कैसे इग्नोर किया गया? स्मार्ट सिटी, स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित किए गए। स्टेट स्मार्ट सिटी में योगी जी ने यह कहा कि जो एंशिएंट स्टेट्स हैं, जो एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर पौराणिक इतिहास है, उनको हम स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित करते हैं। जैसे मथुरा है, स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित किए। सेंट्रल ने जो स्मार्ट सिटी घोषित किया वो किए, स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित किए। स्टेट स्मार्ट सिटीज में फर्रुखाबाद होना चाहिए था, अपराकाशी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कारण पॉलिटिकल नेतृत्व मुसलमानों का यहां पर रहा और उनके बाद जो लोग आए वो मेंटली रूप से अपंग थे। उनको वही जो परंपरा चली आई, जो जिस परंपरा से कांग्रेस का यहां शासन हुआ करता, जिस परंपरा से सलमान खुर्शीद और उनके पूर्वजों ने यहां शासन किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। कुछ नया करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं हुआ। परिणाम यह निकला कि गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वो फर्रुखाबाद जिसमें इतना बड़ा पार्ट और गंगा जी का सर्वोच्च मान्य स्थान मैं इसलिए कहता हूं, गंगा जी के 4-5 ही सर्वोच्च मान्य स्थान हैं, जैसे प्रयागराज, काशी, गया, फर्रुखाबाद यानी कि अपराकाशी। ऊपर अगर हम जाए तो ऋषिकेश और हरिद्वार, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो वेदों में जिनकी चर्चा है, लेकिन गंगा जी के इस बड़े स्थान पर, जहां जिसको अपराकाशी कहा गया, उस स्थान को इग्नोर करते हुए गंगा एक्सप्रेस गंगा जी के किनारे फर्रुखाबाद से ना पास होकर शाहजहांपुर से पास हुई। कहते हैं कि शाहजहांपुर का एक बड़ा लीडर है, वो शाहजहांपुर में सारी चीजें ले जाता है और फर्रुखाबाद के लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। स्मार्ट सिटी शाहजहांपुर घोषित हो गया, बगल का डिस्ट्रिक्ट, जो कभी एंशिएंट काल से कभी भी कोई पौराणिक स्थान नहीं रहा, न ही जाना जाता है पौराणिक स्थान के नाम से, लेकिन वो स्मार्ट सिटी घोषित हो गया। दुर्भाग्य फर्रुखाबाद का कि या तो हमारे यहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं इस जिले से हो पाता। मैं 3 महीने में जो जान गया, क्या यहां पर रहने वाले लोग, क्या यहां पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, चाहे वो, मैं सबकी बात करता हूं, चाहे वो कांग्रेस से रहे हों या समाजवादी पार्टी से रहे हों या बसपा से रहे हों या फिर वो बीजेपी से ही क्यों ना रहे हों, इन बातों को समझ नहीं पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज इन कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया या फिर प्रेजेंटेशन करने लायक नहीं थे, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जो 3 महीने में यहां महसूस किया, वो मुझे लगा कि अपार संभावनाओं का धनी फर्रुखाबाद, और इसको इग्नोर किया गया। क्या ऐसा इग्नोरेंस होना चाहिए? ये विषय सोचने का है। अगर हम देश को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको भारतीय संस्कृति, एंशिएंट संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत का वैभव याद दिलवाना पड़ेगा। और भारत के वैभव को याद दिलवाने के लिए इन फर्रुखाबाद जैसे स्थानों को, जिसको अपराकाशी कहा गया, कम से कम उनके नाम बदलने चाहिए। नाम बदलकर उनके एंशिएंट स्थानों को जीर्णोद्धार करना चाहिए और जीर्णोद्धार करने के बाद उसको वैभव की तरफ ले जाना चाहिए। काशी के बाद सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, सबसे ज्यादा सिचुएशन अगर कहीं बनती है, काशी से तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, इसलिए काशी हो गई। गोरक्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, इसलिए गोरक्ष है। किंतु अपराकाशी वीरान है, या तो कोई श्राप है या फिर वीरानगी यहां का स्वभाव है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे फर्रुखाबाद की मदद करूँ, कैसे अपराकाशी बनाऊँ, कैसे स्वर्गद्वारी को पुनर्वैभव करवाऊँ, कैसे यहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम को, चमन ऋषि के आश्रमों को, संकिसा बौद्ध स्थान को, जैन तीर्थंकर के स्थान को, माता द्रौपदी के स्थान को, भगवान शिव के सबसे पुराने स्थान को कैसे पुनर्जीर्णोद्धार किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आप सभी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।